कर्नाटक जीत के बाद बीजेपी का एमपी का किला ढहाने के लिए कांग्रेस ने अग्रेसिव कैंपेन शुरू किया है। मध्य प्रदेश मांगे कमलनाथ नारे के साथ कांग्रेस के नेता बेहद तीखे ढंग से शिवराज सरकार पर हमला कर रहे हैं। कांग्रेस ने अपने सोशल मीडिया कैंपेन में एक और नए नारे के साथ मध्य प्रदेश और कर्नाटक की एक समान परिस्थितियों का जिक्र भी किया है। कांग्रेस का नारा है, कांग्रेस के चुनाव अभियान की अगुवाई करने वाले कमलनाथ का कहना है कि कर्नाटक चुनाव में बुरी तरह हार के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता अपना संतुलन खो बैठे हैं। मध्य प्रदेश में 18 साल की सरकार के दौरान बीजेपी ने जनता के लिए कोई काम नहीं किया, इसलिए अब चुनाव से पहले मध्य प्रदेश बीजेपी के नेता एक से बढ़कर एक असंगत बयान दे रहे हैं। इन बयानों का एकमात्र मकसद मध्य प्रदेश की जनता का ध्यान भटकाना है। इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने नारा दिया था। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में लड़ेंगे और जीतेंगे। जनता राजनीति में फंसने वाली नहीं है, लेकिन बीजेपी को स्पष्ट समझ लेना चाहिए कि मध्य प्रदेश की जनता बहुत समझदार है, वो भटकाने की राजनीति में फंसने वाली नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि प्रदेश की जनता बयान नहीं सुनना चाहती, बल्कि बीजेपी सरकार से काम का हिसाब मांग रही है। बेहतर होगा कि शिवराज सरकार बयानबाजी छोड़कर प्रदेश से किए गए अन्याय के लिए प्रायश्चित शुरू करे। कांग्रेस के मुताबिक कर्नाटक और मध्य प्रदेश में समानता है। हालांकि हमने भी कुछ रिपोर्ट्स आपको दिखाई हैं जिसमें बहुत पहले ही हमने आपको बताया था कि क्यों कर्नाटक के बाद एकदम से मध्य प्रदेश एक्टिव हो गया है, और यहाँ की समानताएं जो हैं वो सीटों की संख्या के लिहाज से, या आप समझ सकते हैं विधानसभा, लोकसभा, इनकी सीटें गिन लीजिए। राजनीतिक दल जिस तरीके से आमने सामने, इसमें मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच में ही, हालांकि वहाँ पर जेडीएस भी एक फैक्टर है। कर्नाटक में ऐसा कोई फैक्टर यहाँ पर फिलहाल देखने को नहीं मिलता है। इस सब के बाद में जो स्थानीय चेहरे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, जातीय समीकरण बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन कांग्रेस कैसे समझ रही है, देखिए कांग्रेस का नज़रिया समझिए, वो अलग तरीके से बताते। कर्नाटक में ऑपरेशन लोटस हुआ, सरकार यहाँ भी गिर गई। बीजेपी ने 22 विधायक खरीदे। अब ये कांग्रेस का नज़रिया है कर्नाटक और मध्य प्रदेश को कंपेयर करने का। सत्ता हवस में सरकार गिराई, 40% कमीशन की सरकार, हनुमान जी कांग्रेस के साथ, बीजेपी ने जमकर झूठ बोला, कांग्रेस ने मुद्दों की बात की, परिवर्तन की ज़रूरत रही। ये सारी बातें हैं जो अब कुछ एक पॉइंटर्स में लगातार कांग्रेस जो है वो बीजेपी के खिलाफ हमलावर है। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने 28 विधायक खरीदे। देखिए, आप पहले कर्नाटक की बात हो गई, अब मध्य प्रदेश पे आइए। बीजेपी ने 28 विधायक खरीदे, सत्ता हवस में सरकार गिराई, 50% कमीशन, तो 40% कमीशन की सरकार, और यहाँ पे भी इसको 50% कमीशन की सरकार नाम दे दिया। हनुमान भक्त कमलनाथ हैं, शिवराज घोषणा मशीन है, कांग्रेस मुद्दों के साथ है, परिवर्तन के लिए जनता तैयार है। देखिए आप कि वो जो बात हम पहले कह रहे थे, वो धीरे धीरे कांग्रेस भी अपनी इबारत नहीं लिखना शुरू कर दी है। कर्नाटक और एमपी को कंपेयर किया जा रहा है। जाकिर नायक के बारे में अपने विचार बताएं कमलनाथ, ये सवाल अब बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने कमलनाथ पर पलटवार किया। उन्होंने आरोप लगाया कि देश विरोधी लोगों को कांग्रेस समर्थन और संरक्षण देती है। जाकिर नाइक को शांतिदूत कहने वाले दिग्विजय सिंह हिंदुत्व का विरोध करते हैं और सनातन की बात कर रहे हैं। कमलनाथ बताएं कि जाकिर नाइक के बारे में आपके क्या विचार हैं, और इस पर जो शुरुआत में मैंने आपको बताया कि इस तरह की अनर्गल टिप्पणियां की जा रही हैं, ये कांग्रेस का कहना है। कांग्रेस इन सब पर जवाब नहीं देना चाहती, लेकिन मैं फिर भी इस पर एक टिप्पणी जरूर करना चाहूँगा। जाकिर नाइक को लेकर या हिंदू मुसलमान को लेकर यहाँ पर बहुत आप देखेंगे मध्य प्रदेश में सियासत होने वाली है। बड़ा इफेक्टिव भी रहते हैं ये मुद्दे। आपने देखा बजरंग दल पर बैन की बात कहना, ये कई जगहों पर अब इसकी एनालिसिस अलग तरीके से हो रही है, लेकिन उस समय पर कांग्रेस को भी बैकफुट पर आना पड़ा, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। तो ऐसे किसी मुद्दे को छेड़ना या बीजेपी की पिच पर जाकर खेलना, ये कांग्रेस को भारी पड़ सकता है। इसीलिए इन मुद्दों से बचकर रहना, मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगे, हिंदू मुस्लिम जैसी कोई बात हो, ऐसी कोई भी बात यदि कांग्रेस करती दिखाई देती है तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस को नुकसान हो सकता है। लिहाजा कांग्रेस कर्नाटक से कुछ सीखेगी भी, कर्नाटक से उत्साहित है तो कर्नाटक से कुछ सीखेगी भी, तो उसका फायदा हो सकता है। लेकिन देखिए, चुनाव में बयानबाजी के दौरान मुद्दों को उठाने के वक्त कई गलतियां की जाती, कितना संयत। और दिग्विजय सिंह अपने बयानों को लेकर कई बार चर्चा में रहे, और इस बार हमने आपको बताया था कि एक चुनौती ये भी रहेगी कि वो तो चेहरे ही हैं। कर्नाटक में तो रोक लिया, कई अन्य जगहों पर आप रोक सकते हैं। मध्य प्रदेश उनका अपना गढ़ है, हर जगह पर वो इंटरव्यूज़ देते हैं, भाषण देते हैं, बयान देते हैं, तो यहाँ पर वो कब क्या कह जाएं, ये चिंता का विषय रहता है। देखना होगा कि वो कितना शांत रहते हैं, कितना मुद्दों पर फोकस्ड रहते हैं। दूसरा, कांग्रेस यहाँ पर कोई बड़ी गड़बड़ी नहीं करती है, तो कर्नाटक जैसे कांग्रेस अपनी ज़मीन मध्य प्रदेश में मजबूत करने के प्रयास कर सकती है। जीत कांग्रेस को कर्नाटक में मिली, लेकिन कर्नाटक के चुनाव परिणाम से मध्य प्रदेश में कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता ज़्यादा उत्साहित दिखाई दे रहे हैं।
कांग्रेस के आला नेता अपनी कमजोरियों को अनदेखा कर ये मानकर चल रहे हैं कि साल के अंत तक उसकी सत्ता में वापसी तय है। यहां पर सवाल उठता है कि क्या इतना आसान होने वाला है? ज्योतिरादित्य सिंधिया के बिना क्या कांग्रेस सत्ता में आ पाएगी? क्या सिंधिया का तोड़ कांग्रेस के पास है? किन वादों के सहारे कांग्रेस प्रदेश में उतर रही है? क्या पूर्व सीएम कमलनाथ का चेहरा एकमात्र कांग्रेस का सहारा होगा या ताकत बनेगा, या फिर प्रियंका को लेकर, राहुल को लेकर किसी नई रणनीति पर काम कर रही है कांग्रेस मध्य प्रदेश में, या सुनील कानूगोलू जिन्होंने भारत जोड़ो यात्रा फिर कर्नाटक के चुनाव की रणनीति बनाई, वो किसी नई स्ट्रैटेजी पर मध्य प्रदेश में काम कर। बहुत दिलचस्प है जानना। मध्य प्रदेश की सियासत जैसे गर्मा गई कर्नाटक के नतीजों के बाद, वैसा कहीं पर भी नहीं हुआ। इसकी बहुत बड़ी वजह है बिल्कुल एक जैसा होना दोनों राज्यों के मिजाज का। अगर सीटों की संख्या, राज्यों के आकार के लिहाज से देखा जाए, राजनीतिक मुद्दों से देखा जाए, राजनीतिक चेहरों से देखा जाए, तो बहुत सिमिलरिटीज़ है। इस पर मैंने आपको एक अलग से रिपोर्ट दिखाई है। लेकिन अब कांग्रेस की रणनीति और क्यों उत्साह कांग्रेस में है, इस पर ज़रा बात करते हैं। जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक कहा जा रहा है कि कर्नाटक की तरह मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस जनता से 5 वादे कर सत्ता में वापसी की उम्मीद लगाए बैठी है। नेताओं के बीच की लय ताल बिगड़ी हुई दिखाई दे रही है। ये एक बड़ी समस्या है। इससे अनुमान लगाना आसान है कि मध्य प्रदेश में कर्नाटक जैसी स्थितियां हैं। दिग्विजय कमलनाथ के हाथ में कांग्रेस है फिलहाल। वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 15 साल बाद सत्ता में वापसी की थी। कांग्रेस की कमान भले ही कमलनाथ के हाथ में थी, लेकिन चुनाव का घोषित चेहरा ज्योतिरादित्य सिंधिया थे। तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कमलनाथ को मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंपी। कमलनाथ और सिंधिया के बीच मतभेद सामने आए, घटनाक्रम तेजी से बदले और आज सिंधिया भाजपा के सदस्य हैं। कोई शक नहीं कि प्रदेश कांग्रेस को 2 ही नेता चला रहे हैं, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह। हाल ही में दिग्विजय सिंह ने पत्रकारों के एक सवाल के जवाब में कहा कि जब वो 1993 में राज्य के मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष का पद छोड़ दिया था। विरोधी कह रहे हैं कि दिग्विजय सिंह ने अपने जवाब के जरिए उस विवाद को सतह पर लाने की कोशिश की है जो कमलनाथ के प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद से जुड़ा हुआ है। यह सच है कि कमलनाथ ने मुख्यमंत्री बनने के बाद प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद को नहीं छोड़ा। जब सरकार गिर गई तब भी उन्होंने नेता प्रतिपक्ष का पद किसी अन्य नेता को देने में देरी की। वर्तमान में दिग्विजय सिंह समर्थक डॉक्टर गोविंद सिंह प्रतिपक्ष के नेता हैं। कमलनाथ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, पर चुनाव में कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने के लिए मैदानी रणनीति दिग्विजय सिंह ही तैयार कर रहे हैं। ये वाली जो लड़ाई देखिए आप, अभी आपने कर्नाटक का पूरा हिसाब किताब देख लिया है। कर्नाटक में नतीजे इतने अपेक्षित, इतने शानदार आने के बाद असली मुसीबत शुरू हुई कि 2 चेहरों में से किसको बनाया जाए। और अभी भी इस बात का कोई स्थायी समाधान नहीं है कि आने वाले दिनों में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है कांग्रेस को। कौन नाराज हो जाए, क्या हो जाए, कहना बड़ा मुश्किल है। शिव कुमार सिद्धारमैया के बीच में ये तकरार चलती रहेगी और ऐसे ही शुरू हुई हर राज्य में। राजस्थान, मध्य प्रदेश, सबकी कहानी यही रही है। अब कमलनाथ के चेहरे पर दांव, कमलनाथ जो है वो बड़ा चेहरा तो रही हैं और मुख्यमंत्री भी बन ही गए थे 15 महीने के लिए ही सही। कमलनाथ सरकार गिरने के बाद लगातार सक्रिय भी रहे हैं और लगभग पूरे प्रदेश का दौरा वो करते रहे। आम जनता की नजर में कमलनाथ ही कांग्रेस से मुख्यमंत्री का चेहरा है, लेकिन यहां भी एक मुश्किल है। राज्य में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से राज्य के प्रभारी महासचिव जेपी अग्रवाल हैं। अग्रवाल लगातार इस बात को कहते रहे हैं कि राज्य में पार्टी ने कमलनाथ को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं किया है। अग्रवाल के इस बयान को अजय सिंह और अरुण यादव जैसे कमलनाथ के विरोधियों ने भी दोहराया। लेकिन मैं आपको बता दूं, दिग्विजय सिंह पत्रकारों के बीच में कह चुके कमलनाथ जी हमारा चेहरा है। हालांकि उनकी बातों को उस समय ऐसे ही लिया गया कि उनसे कुछ सवाल पूछा गया और उन्होंने इसके अलावा और क्या जवाब देते। वो ये तो नहीं कहते कि मैं मुख्यमंत्री का चेहरा हूं या कमलनाथ नहीं है। उन्होंने कमलनाथ जी का समर्थन किया, बड़े नेता हैं। लेकिन आप वो उस धड़े को भी सुनिए जो इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता है। जेपी अग्रवाल की राज्य में सक्रियता अचानक घट गई है। माना यह भी जा रहा है कि कमलनाथ ने गांधी परिवार से अपने रिश्तों का सहारा लेकर अग्रवाल की सक्रियता पर अंकुश लगा दिया। इसके बाद से ही कांग्रेस नेता अजय सिंह और अरुण यादव कई मोर्चों से नदारद नजर आ रहे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी अपने प्रभार वाले नर्मदापुरम जिले तक ही सीमित हैं। एमपी में जीत के लिए अब कांग्रेस ने 5 वादों का सहारा लिया। 5 गारंटी आपने देखा कर्नाटक में। देखिए ये 5 वादे यहाँ पर क्या है, कैसे कर्नाटक के अंदाज में चुनाव लड़ेंगे। दिग्विजय सिंह चुनाव के समय कोई ऐसा बयान नहीं देंगे जिससे वोटों का ध्रुवीकरण हो। इससे लेकर भी तमाम आशंकाएं कार्यकर्ताओं के मन में रहती हैं। कांग्रेस पार्टी ने दिग्विजय सिंह को कर्नाटक के विधानसभा चुनाव से दूर रखा था, लेकिन मध्य प्रदेश उनका गृह राज्य है, यहाँ उन्हें चुनाव से दूर रखना मुश्किल होगा। कांग्रेस ये उम्मीद भी कर रही है कि भाजपा के मूल कार्यकर्ता की नाराजगी भी उसे चुनाव जिताने में मदद करेगी। कांग्रेस 5 मुद्दों के साथ चुनाव में जा रही है। इसमें किसानों की कर्ज माफी पहले भी उठाया था, पुराना वादा है, उसको फिर शामिल किया गया है क्योंकि सरकार गिर गई थी तो कहेंगे कि हमने कोशिश शुरुआत भी कुछ हो गई थी, बहुत जमकर विरोध हुआ, लेकिन ये गले की फांस भी बना था। इतना आसान नहीं होगा। प्रदेश की आर्थिक स्थिति को देखते हुए फिर कर्ज माफी करना, ये पुराना वादा है तो इसको तो रखा ही जाएगा।
एक है ट्रम्प कार्ड, वो हिमाचल में भी चला, कर्नाटक, हर जगह चले हैं, तो मध्य प्रदेश में भी चलेंगे। पुरानी पेंशन योजना की बहाली। और तीसरी बात, जो ये भी दांव है, ये भी आपने देखा कर्नाटक में 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने का वादा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लाडली बहना योजना में 1000 रुपए प्रति माह दे रहे हैं, जवाब में कांग्रेस ने 1500 रुपए प्रति माह वाली नारी सम्मान योजना की घोषणा की है। तो आप देख रहे हैं कि लगभग वही कर्नाटक का अंदाज यहां पर देखने को मिलेगा। और यहां पर भी कुछ गारंटी योजनाएं हैं जिनके जरिए मध्य प्रदेश में कांग्रेस अब बीजेपी को घेरने का प्रयास कर रही है। इसीलिए भी मध्य प्रदेश जो है बहुत दिलचस्पी का विषय बना हुआ। आप देखिए, मध्य प्रदेश और कर्नाटक, ये 2 राज्य ऐसे हैं जहां पर सत्ता में आना और यहां की जो लोकसभा सीटें हैं ये भी बहुत डिसिसिव होती हैं। ये वो जगह है जहां इन 2 राज्यों में जिस पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन कर दिया वो लोकसभा चुनाव में भी बहुत शानदार प्रदर्शन कर सकता है, लोकसभा सीटों के लिहाज से अगर अच्छा प्रदर्शन रहता है तो। और पिछली बार बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत ये थी कि इन राज्यों में बेशक विधानसभा चुनाव में अपेक्षित सफलता न मिली, बाद में मध्य प्रदेश में सरकार बनाने में बीजेपी कामयाब हो गई थी, लेकिन लोकसभा चुनाव में बम्पर जीत मिली थी। तो यहां पर यह बात नहीं है सिर्फ कि आप विधानसभा चुनाव में जीत कर आ जाएं, आपको लोकसभा चुनाव तक उस लोकप्रियता को बरकरार रखना जो अगले ही साल है। अब कर्नाटक में जैसे रस्साकशी देखने को मिली है, राजस्थान में देखने को मिल रही है, ये सब चुनौतियां बढ़ाती हैं किसी भी राजनीतिक दल की। संगठन के स्तर पर, शीर्ष नेतृत्व के स्तर पर कांग्रेस को बहुत काम करने की जरूरत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कांग्रेस के पास मौके बहुत हैं, लेकिन अगर कांग्रेस बीजेपी को मौके दे रही तो इसकी सबसे बड़ी वजह होती है कांग्रेस की अपनी कमजोरी। कार्यकर्ताओं में उत्साह है, कार्यकर्ता सड़कों पर एक्टिव दिखाई दे रहे हैं, वो इंतजार करते हैं, हाथों हाथ लेते हैं जो भी चीज कही जाती है, लेकिन डिसीजन मेकिंग ये बहुत जरूरी है, संगठन को जोड़े रखना ये बहुत जरूरी है। और किसी एक के पास में शक्ति ऐसी हो कि उसकी बात को सब माने, जैसे सोनिया गांधी है, सोनिया गांधी की बात को सब मानते हैं, लेकिन अशोक गहलोत ने यह साबित कर दिया, या हाल के दिनों में ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जिसके बाद यह साबित हुआ है कि उनकी बातों को नज़रअंदाज भी कर दिया जाता है या उनके डिसीजंस के खिलाफ भी लोग जा रहे हैं। लिहाजा अब तो खैर वो अध्यक्ष नहीं है, मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष हैं, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे के अध्यक्ष बनने के बाद भी सचिन पायलट की बगावत जारी है। अब वो उन पर कार्यवाही नहीं करी, इन पर कार्यवाही कर दें तो भी गलत मैसेज जाता है, और दोनों के समर्थक कांग्रेस में मौजूद हैं। तो बड़ी चुनौतियां इससे पार पाना होगा और मध्य प्रदेश में इसका खास ध्यान रखना होगा अभी से। हालांकि यहाँ पर अब 2 मोर्चों पर है, वो जो सबसे बड़ा झटका लगना था लग चुका है सिंधिया के तौर पर। सिंधिया हालांकि अब यहाँ पर परेशानी का सबब बन सकते हैं बीजेपी के लिए, क्योंकि उनके साथ बड़े समर्थक हैं। टिकटों का बंटवारा, दूसरी चुनौतियां, जहां अभी तक बीजेपी के खिलाफ लड़ते रहे, बीजेपी के टिकट पर लड़ना है। कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे वो कई कांग्रेस के साथ भी रह सकते हैं तो कई इनके साथ भी आ सकते हैं। बहुत सारी बातें हैं जो सियासी समीकरणों को बड़ा दिलचस्प मध्य प्रदेश में बनाने जा रही हैं, लेकिन देखना होगा कि ये 5 वादे उन 5 गारंटियों की तरह मध्य प्रदेश में चलते हैं नहीं चलते हैं, जैसे कर्नाटक में कांग्रेस के लिए चल गए। कर्नाटक जीतने के बाद बीजेपी का एमपी का किला ढहाने के लिए कांग्रेस खास रणनीति के सहारे आगे बढ़ रही है। कांग्रेस भली भांति जानती है कि एमपी में कर्नाटक जैसी परिस्थितियां नहीं हैं। कांग्रेस किसी भी सूरत में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और उन 66 सीटों पर फोकस कर रही है जहां पर बीजेपी की चुनावी चक्रव्यूह में अभिमन्यु की तरह कांग्रेस फंस सकती है। आगे की रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे क्या कांग्रेस के पास सिंधिया का तोड़ है, कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने कांग्रेस किसको टिकट देने का विचार कर रही है, सिंधिया के गढ़ में कांग्रेस किस तरह से विजय पताका फहराने की कोशिश कर रही है, स्ट्रैटेजी क्या बनाई है, सिंधिया के सामने दिग्विजय सिंह ने क्या बड़ा दावा किया है, क्या सिंधिया को दिग्विजय पछाड़ पाएंगे, साल 2019 में क्या था सिंधिया और दिग्विजय का इतिहास, किस तरीके से आमने सामने रहे हैं। दरअसल खबर है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को उन्हीं के गढ़ में आईना दिखाने की रणनीति अब कांग्रेस की तरफ से बनाई जा रही है। ग्वालियर चंबल संभाग में उन लोगों को प्रभारी बनाकर भेजा जा रहा है जिनका पारिवारिक रूप से सिंधिया परिवार से राजनीति में 36 का आंकड़ा रहा है। ग्वालियर और दतिया जिले का प्रभारी पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह के पुत्र और पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह उर्फ राहुल को बनाया गया है। प्रभारी बनने के बाद अजय सिंह स्थानीय लोगों से संवाद करने के लिए 2 दिनों के प्रवास पर बुधवार को ग्वालियर आ रहे हैं। यहाँ जिले की चुनावी रणनीति पर वो चर्चा करते दिखाई देंगे। रात्रि विश्राम के बाद गुरुवार की सुबह 9:30 बजे होटल सेंट्रल पार्क में वरिष्ठ जनों से मुलाकात करेंगे और डबरा जाएंगे। डबरा में ब्लॉक अध्यक्षों, ग्रामीण कांग्रेस के पदाधिकारियों के सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। डबरा से वापसी के बाद शाम 5 बजे प्रतिनिधि सम्मेलन में हिस्सा लेंगे और चुनिंदा कांग्रेसियों के साथ फिर यहाँ पर वो बैठकर बात करने वाले हैं। अजय सिंह जो है वो पीड़ित कांग्रेसियों का मतलब है कि वो कांग्रेसी जो इनको अब समझ नहीं आ रहा किसके साथ जाएं। पहले वो ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ थे या उनके लॉयल रहे हैं, लेकिन अब वो खुद ही बीजेपी में चले गए हैं, लेकिन ये अब भी कांग्रेस के साथ रहे हैं या उनके साथ जाएं समझ नहीं आ रहा है।
विधानसभा चुनाव में मोर्चा संभालने के लिए वो इनको प्रेरित करेंगे, ऐसे लोगों को छांटेंगे और जनाधार को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। प्रदेश की राजनीति में महल के वर्चस्व को कांग्रेस में चुनौती दो परिवारों से मिलती है। पहली अर्जुन सिंह और दूसरी उनके राजनीतिक शिष्य दिग्विजय सिंह परिवार से मिलती है। पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह और दिग्विजय सिंह कभी नहीं चाहते थे कि सिंधिया घराना प्रदेश में राजनीतिक ताकत बनकर उभरे। इन्हीं राजनीतिक षड्यंत्रों से परेशान होकर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस को अलविदा कह दिया, ये बात भी कही जाती है। अपनी दादी राजमाता विजयाराजे सिंधिया के राजनीतिक विरासत को संभालने के लिए वो भाजपा का दामन थाम चुके हैं। दिग्विजय सिंह के बाद अजय सिंह को सक्रिय किया गया है। सिंधिया के गढ़ में पहले से दिग्विजय सिंह पूरी टीम के साथ सक्रिय हैं। अब पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अजय सिंह को ग्वालियर दतिया का प्रभारी बनाकर भेजा है। कमलनाथ पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को 2 से 3 जिलों का दायित्व सौंपकर विधानसभा चुनाव के लिए सक्रिय कर चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ सिंधिया को उनके ही गढ़ गुना में पटकनी देने के लिए दिग्विजय सिंह आगे आए और बड़ा दावा किया है। दिग्विजय सिंह ने 16 मई को बड़ा दावा करते हुए कहा कि उन्हें चुनाव लड़ने की आवश्यकता नहीं, लेकिन वो पार्टी के सिपाही हैं, पार्टी उन्हें जो भी करने का आदेश देगी वो करेंगे। दिग्विजय सिंह ने आगे कहा कि उनका संसदीय क्षेत्र गुना नहीं बल्कि राजगढ़ है। पिछली बार उन्हें भोपाल से चुनाव लड़ने के लिए कहा गया, उन्होंने पार्टी का आदेश माना। इस बार भी पार्टी जो आदेश देगी वो पालन करेंगे। 2019 में दोनों हारे, ये भी एक गौर करने वाली बात है। दिग्विजय भी और ज्योतिरादित्य सिंधिया भी। इन सब में सबसे ज़्यादा दिलचस्पी इसी बात से पैदा होती है कि दिग्विजय और सिंधिया दोनों नेताओं ने भाजपा के प्रत्याशियों के सामने एक तरीके से हार इनको माननी पड़ी। दिग्विजय सिंह 2019 में भोपाल से साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के सामने हार गए थे और सिंधिया को भी गुना में कृष्णपाल सिंह यादव ने केपी यादव ने हरा दिया था। और ये बहुत चर्चा का विषय रहा था क्योंकि वो कोई इतने बड़े खिलाड़ी नहीं माने जा रहे थे और एक समय सिंधिया के पीछे फोटो खिंचाते दिखाई देते थे। वही कृष्णपाल सिंह यादव जो है वो हरा गए सिंधिया। यानी बीजेपी का जोर चल रहा था, सिंधिया का नहीं चल रहा था। इशारा यही गया, सिंधिया खुद ही बीजेपी में चले गए। सिंधिया कांग्रेस में थे उस वक्त। गुना से सिंधिया 4 बार लोकसभा का चुनाव जीत चुके थे और उसके बाद ये स्थिति बनी। मार्च 2020 में सिंधिया ने कांग्रेस छोड़ दी और भाजपा में शामिल हो गए। अब गणित बदल गया है। सिंधिया एक तो पहले चले गए हैं बीजेपी में, अब बीजेपी उनको क्या टिकट देती है, क्या जिम्मेदार, राज्यसभा सदस्य हैं, केंद्र में मंत्री हैं, ये तो इनाम मिल गया उनको। लेकिन आगे की तैयारियां तो आपके प्रदर्शन पर डिपेंड करेगा। अगर सिंधिया अपने क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करते हैं तब तो फिर उनकी आगे की राह आसान होगी। तो निश्चित तौर पर वो अपनी पार्टी यानी बीजेपी को ये जताने की कोशिश करेंगे कि उनकी पकड़ बरकरार है। लेकिन ये पकड़ तभी बरकरार रह सकती है जब उनकी पसंद के टिकट दिए जाएं, जब उनके लोगों को टिकट दिए जाएं, जब उनको चुनावी रणनीति में उतना फ्री हैंड मिले। लेकिन यहाँ समीकरण दूसरे हैं। बीजेपी की अपनी पूरी की पूरी सियासत यहाँ की अलग रही है। आज ज्योतिरादित्य सिंधिया के इर्द गिर्द है, कांग्रेस की सियासत वही है, वही अजय सिंह, वही दिग्विजय सिंह, ये सब। अब बस ये है कि ज्योतिरादित्य का समर्थन ना करते हुए यहाँ उनके खिलाफ खड़े दिखाई दे रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पहले से यहाँ पे अपने कार्यकर्ता रखती है और पहले से उनकी ज़मीन है। जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ थे, अब निश्चित तौर पर बहुत सारे लोग उनमें से बीजेपी में चले गए। बीजेपी की अपनी सियासत रही है जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ रही और ज्योतिरादित्य चुनाव हारे थे, तो यहाँ पर बीजेपी का एक जोर चला है। तो बड़ा कन्फ्यूजन की स्थिति इस पूरे क्षेत्र में देखने को मिल रही है। हालांकि कांग्रेस इसमें संभावना तलाश रही है और सिंधिया के गढ़ में अगर कांग्रेस ने पटकनी दे दी विधानसभा चुनाव में, बड़ा उलटफेर हो सकता है। ये सिंधिया के राजनीतिक करियर पर भी बड़े प्रश्न चिन्ह लगा सकता है। इसीलिए बहुत दिलचस्प माना जा रहा है सिंधिया का ये क्षेत्र और इसीलिए ज़्यादा ताकत लगा रही है कांग्रेस इस क्षेत्र में। मन से उजाला कर चले, मन से